जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से टारगेट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और सबसे पहले जो आपका ये है क्वेश्चन है, जो क्वेश्चनों की सीरीज़ है वो आपका उत्तराखंड के क्वेश्चन इस बार सबसे पहले है। तो एक एक करके हम लोग सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपके पास क्या था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट पौड़ी गढ़वाल है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट पौड़ी गढ़वाल है, बिल्कुल सही ये कथन है। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट हरिद्वार है। ठीक। माफ कीजिएगा, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट अल्मोड़ा है, ये कथन भी सही है। तीनों कथन आपका क्या है, यहाँ पर सही है। इस तरीके से आपका जो आंसर हो जाता वो क्या हो जाता, 1 2 3। ठीक है। अब देखिए, कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है यहाँ पर। ठीक, वो क्या है कि जो ये पौड़ी गढ़वाल है, जो अन्य फैक्ट में आप लोग लिखोगे, अन्य फैक्ट में आप लोग क्या लिखोगे कि जो ये पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट है, ये मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी सीट है। क्या लिखोगे, मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी है। क्लियर है। और वहीं अगर बात करेंगे, जो हरिद्वार वाली जो सीट है, ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी है। तो जितने भी फैक्ट आपके यहाँ से बन सकते थे वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है। और इनका जो आंसर था वो क्या था, आपका ऑप्शन नंबर डी था। ठीक है। तो जो अन्य फैक्ट होंगे उनको भी आप लोग लिखते रहेंगे भाई साथ साथ में। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी है। बिल्कुल सही बात है भाई। टिहरी गढ़वाल से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत है, तो ये गलत हो जाएगा भाई। जो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है ना, ये आपके हरिद्वार से सांसद है। कहाँ से हैं, हरिद्वार से आपके सांसद हैं। ठीक। अब बात आ रही है तो फिर भैया टिहरी से कौन सांसद है। ठीक है, तो टिहरी से जो सांसद हैं वो कौन है, माला राज्य लक्ष्मी शाह है। ठीक है, ये आपकी सांसद होगी। ठीक है, तो 3 सांसद आप लोगों ने देख लिए। उसके अलावा देखिए, नैनीताल से सांसद अजय टम्टा है। ठीक है, नैनीताल से सांसद अजय टम्टा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, दूसरा तीसरा भी आप लोगों को क्या हो जाएगा, गलत है। अल्मोड़ा से सांसद अजय भट्ट है, तो अजय भट्ट भी आपका क्या हो जाएगा, गलत है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ कि जो नैनीताल से सांसद है ना, नैनीताल से जो सांसद है वो कौन है आपके, वो हैं आपके अजय भट्ट। ठीक। और जो आपके अल्मोड़ा से सांसद है, अल्मोड़ा से जो हैं वो कौन है आपके, अजय भट्ट है, अजय टम्टा है, माफ कीजिएगा, अजय टम्टा है। तो यानी कि सीधी सीधी कहने के तात्पर्य यहाँ पर उल्टा अगर आप लोग कर देते तब जाके सही होते, अन्यथा ये क्या है, गलत है। तो दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। तो इस तरीके से हमारे पास जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड मोबाइल कोर्ट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। ठीक है, जो उत्तराखंड है आपका, वो मोबाइल कोर्ट सेवा शुरू करने वाले, यहाँ पर सेवा भी होना था भाई। ठीक है, सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को उनके दरवाजे पर न्याय प्रदान करना है। ठीक है, ये बात भी आपका सही है। तो कथन 1 और 2 जो है वो दोनों के दोनों सही है। अब बात आती है कि आपसे कुछ और चीज़ें पूछी जाएगी कि ये आपका किस पर आधारित है। ठीक है, जो ये योजना शुरू की गई है उत्तराखंड में, तो ये किस पर आधारित है, तो ये आपका तेलंगाना के पायलट प्रोजेक्ट पर आधारित है। तेलंगाना के पायलट प्रोजेक्ट पर ये आधारित है। दूसरी बात आपसे पूछा जाएगा कि ये शुरू कब हुई थी, आपका शुरू, तो शुरू आपका कब हुई थी, अगस्त 2021 में ये योजना जो है आपकी शुरू होती है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, तो इतने ये जो 2 फैक्ट हैं ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखने हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। उत्तराखंड राज्य विविध सेवा प्राधिकरण का गठन 20 मार्च 2002 को हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, कि जो उत्तराखंड राज्य विविध सेवा प्राधिकरण है, इसका गठन 20 मार्च 2002 को होता है। ठीक है, और दूसरी बात आप लोगों को क्या लिखी गई है यहाँ पर, कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य प्राधिकरण के मुख्य जो है मुख्य न्यायाधीश राज्य प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक होते हैं। ठीक है, ये बात भी आपका सही है। तो दोनों कथन जो हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, जो ये आपके मुख्य न्यायाधीश जो हैं, ये राज्य प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक होते हैं, जबकि कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं? कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है इसमें, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं आपके जो आपके वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, वरिष्ठ न्यायाधीश यहाँ पर क्या होते हैं, आपके जो इसके हेड होते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं आपके राज्य प्राधिकरण के। ठीक है, अब देखिए, उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ये है आपका, जो ये 20 मार्च 2002 को जो ये स्थापना होती है, ये किस अधिनियम के तहत होती है? तो ये आपका उत्तराखंड राज्य विविध सेवा प्राधिकरण अधिनियम है, जो आपका कब का, 1987 का। ठीक है, 1987 के अधिनियम के तहत होती है। और इसमें भी आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, जो धारा 6 के अंदर होती है, किस धारा के अंदर होती है? धारा 6 के अंदर इसकी क्या की जाती है, स्थापना होती है। राज्य विविध सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 6 के अंदर उत्तराखंड राज्य विविध सेवा प्राधिकरण का गठन 20 मार्च 2002 को किया जाता है। क्लियर हो गई बात। और दूसरी बात आप लोगों ने देख ली कि उत्तराखंड राज्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के राज्य प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक होते हैं। ठीक है, और दूसरा कार्यकारी अध्यक्ष जो होते हैं वो आपके वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है भाई। नैनीताल के उच्च न्यायालय भवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण गोथिक शैली में हुआ है। बिल्कुल सही बात है भैया। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ है वो आपका गोथिक शैली में हुआ है। ठीक, उसके अलावा इसकी नींव 27 अप्रैल 1897 को रखी गई। बिल्कुल सही बात है। और जो इसका निर्माण पूरा होता है, नींव तो रखी, निर्माण पूरा होता है आपका 1900 में। कब होता है आपका निर्माण, इसका पूरा होता है या बनकर ये जो तैयार होता है आपका 1900 के आसपास, मतलब 1900 में आपका तैयार हो जाता है। इसका डिजाइन, ठीक है, इसका डिजाइन सर संटोनी मैकडोनाल्ड ने किया था। तो सर संटोनी मैकडोनाल्ड ने इसका डिजाइन नहीं बनाया था, तो ये गलत हो जाएगा भाई। जो सर संटोनी मैकडोनाल्ड हैं, इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। क्लियर हो गई बात। जबकि जो इसका डिजाइन बनाने का जो श्रेय जाता है, डिजाइन जो बनाया, इसका जो श्रेय जाता है, डिजाइन जिन्होंने तैयार किया, वो किया स्टीवंस ने। एक शख्स का नाम आप लोग होगी स्टीवंस। ठीक है, और दूसरा याद रखोगे आप लोग FOW ऑर्टेल। FOW ऑर्टेल। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा, तो ये तीसरा कथन गलत हो रहा है। डिजाइन जो तैयार किया, डिजाइन का जो श्रेय जाता है वो स्टीवंस और FOW ऑर्टेल को जाता है। जबकि जो सर संटोनी मैकडोनाल्ड है, उन्होंने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कथन 1 और 2 यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? फिर आ गया भाई। देखिए, अब ये ग्राम पंचायत से बार बार क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, तो इसका तात्पर्य ये है कि ये जो क्वेश्चन है, जो ये टॉपिक है, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, यहाँ पर ग्राम पंचायत की बैठक गणपूर्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, पहला कथन क्या पूछा जा रहा है आपसे कि गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों का 1/5 भाग उपस्थित होना अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, अगर ये बैठक होनी है तो उसके लिए जितने भी सदस्य हैं ग्राम सभा के, जो आपके वार्ड सदस्य होते हैं, उनके 1/5 जो है वहां पर उपस्थित होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है? गणपूर्ति के लिए कुल परिवारों की संख्या के आधे परिवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति वहां पर अनिवार्य है। ठीक है, या तो क्या हो, ये एक चीज हो या फिर ये चीज हो, इन दो में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इस आधार पर देखेंगे तो कथन 1 और 2 आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे? दोनों सही हो जाएंगे। अब देखिए, कुछ चीजें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है।
अब आपको ध्यान रखना है कि ग्राम सभा जो है ना भैया, ग्राम सभा, इसका निर्माण की प्रक्रिया क्या है, मतलब कैसे बनाई जा सकती है ग्राम सभा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, तो उस पर्वतीय क्षेत्र में जो संख्या होनी चाहिए लोगों की, वो कितनी होनी चाहिए, 500 होनी चाहिए, ठीक है। जबकि जो मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, ग्राम सभा बनाने के लिए मैदानी क्षेत्र में जो जनसंख्या होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1000 होनी चाहिए, 1000 होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब देखिए, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा क्या होता है भैया कि जो वार्ड सदस्य है ना, वार्ड सदस्य, उनका निर्धारण कैसे होगा, ठीक है, कि जो वार्ड सदस्य होते हैं आपके, उनका निर्धारण किस तरीके से किया जाता है। देखिए, अगर 1000 तक की जनसंख्या है, ठीक है, तो आपके जो वार्ड सदस्य होंगे उनकी संख्या होगी 7, ठीक है। अगर आपका 1000 से लेकर 2000 तक की जो जनसंख्या है, तब आपकी जो वार्ड सदस्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 9 होगी, ठीक। और अगर आपका 2K से लेकर 2000 से लेकर और आपका 3000 तक की जनसंख्या है, ठीक है, कहीं पर, तो तब वार्ड सदस्यों की संख्या होगी 11। और अगर 3K से लेकर आपका, आप लोगों को ध्यान रखना है, 3K से लेकर 5K तक अगर जनसंख्या है, तब आपके वार्ड सदस्य होंगे 13। तब कितने होंगे, 13, ठीक। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि 5K से अधिक होते हैं, ठीक है, अगर 5000 से अधिक अगर जनसंख्या होती है, तब वहां पर वार्ड सदस्य होंगे उस ग्राम सभा में 15, ठीक है। इससे प्लस 5K से अगर अधिक होती है तो कितने होंगे, 15 होंगे। क्लियर है, इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्या मैंने बताया, ग्राम सभा के निर्माण के लिए जो है पर्वतीय क्षेत्र में 500 की जनसंख्या होनी चाहिए, मैदानी क्षेत्र में 1000 की जनसंख्या होनी चाहिए। दूसरा, वार्ड सदस्य जो है, अगर वार्ड सदस्यों का निर्धारण किस प्रकार होता है, इनकी संख्या का निर्धारण, ये आपको देखना है। अगर 1000 ग्राम सभा में 1000 व्यक्तियों की संख्या है, तो वहां पर 7 वार्ड सदस्य होंगे। 1000 से 2000 तक है तो वहां पर 9 होंगे। 2000 से 3 तक हैं तो वहां पर 11 होंगे। 3000 से 5000 तक है तो 13 होंगे। और 5000 से प्लस हैं, ठीक है, अधिक हैं, तो वहां पर 15 होंगे, ठीक है। एक ये चीज हो गई। अब देख, दूसरी चीज ध्यान रखना कि जो ये ग्राम पंचायतों के जो सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल कब से शुरू होता है, ठीक है। तो इनका जो कार्यकाल, इनका अगर बात करें, इनका जो कार्यकाल होता है, तो कार्यकाल इनका प्रथम बैठक से लेकर, कब से शुरू होगा, प्रथम बैठक से लेकर और 5 वर्ष की अवधि तक होता है। 5 वर्ष तक की अवधि तक, ठीक है, 5 वर्ष तक की अवधि तक होता है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है, सेतु, जो सेतु है, ठीक है, जो आपका नीति आयोग के तर्ज पर बनाया गया है, तो सेतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सेतु का गठन जो है जुलाई 2023 में किया गया। भाई बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सेतु का जो गठन होता है वो जुलाई 2023 में किया जाता है। मुख्यमंत्री सेतु के उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। जो आपके मुख्यमंत्री होते हैं, जो सीएम साहब हैं, वो आपके उपाध्यक्ष नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, सेतु आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक। उसके अलावा वर्तमान सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 जहां पर आप लोगों को दिख रहा है, तो वहां पर आप लोगों को टिक कर देना था, यानी कि वही आपका राइट आंसर था, ठीक है। दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो उपाध्यक्ष होता है ना, उपाध्यक्ष, वो नियोजन मंत्री होता है, ठीक है। तो अभी नियोजन मंत्री कौन है, हमारे राजशेखर जोशी है, ठीक है। नियोजन मंत्री कौन है, राजशेखर जोशी है। अब देखिए, एक चीज और आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। ध्यान क्या रखना है आप लोगों को कि अगर सेतु आयोग के नियोजन मंत्री, ठीक है, नियोजन मंत्री सीएम साहब ही हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री मान लीजिए पुष्कर सिंह धामी हैं, तो वो अपने किसी पसंदीदा व्यक्ति को इस आयोग का क्या बना सकते हैं, उपाध्यक्ष बना सकते हैं। ये उनके हाथ की बात है। चलिए आगे देखिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और अटल आयुष्मान
उत्तराखंड योजना के बारे में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। सबसे पहले तो आप लोगों को ये ध्यान रखना भाई, जो अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना है ये आपका कब शुरू होती है, 25 दिसंबर 2018 को शुरू होती है। ठीक है, पहली बात तो हुई। अब देखिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रदेश के केवल 5 लाख परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री ने अटल आयुष्मान योजना के तहत 18 लाख अतिरिक्त परिवारों को यह सुविधा देने की घोषणा की है। ये बात भी बिल्कुल सही है। इन दोनों योजनाओं के बाद अब राज्य में कुल 23 लाख परिवार होना था। ठीक है, 23 लाख परिवारों को यह सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो ये कथन भी आपका सही हो जाएगा। तो तीनों कथन जो हैं आपके ये क्या है यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि ऊपर दिए गए कथनों में से गलत कौन सा है। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक है, एक तो आप लोगों ने ये लिख लिया ना यहाँ पर 25 दिसंबर 2018 को ये आपकी योजना शुरू होती है, और दूसरा आपका जो हेल्पलाइन नंबर है इसके लिए, हेल्पलाइन नंबर वो कितना है, 104 है, 104 है। आगे देखिए, सूची 1 में घाटियां दे रखी है और सूची 2 में आपका स्थान यहां पर दे रखे हैं। ठीक है, तो जो आपकी केदार घाटी है ना, ये कहां पर है, केदारनाथ गौरीकुंड में है। दूसरी आपकी जो पिंडर घाटी है, ठीक है, तो पिंडर घाटी आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी, तो ये ग्वालदम कर्णप्रयाग वाले क्षेत्र में। ठीक है, ग्वालदम कर्णप्रयाग वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, माणा घाटी कहां आपको देखने को मिलेगी, चमोली बद्रीनाथ में, और नयार घाटी कहां है आपका, पौड़ी में। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ए का 2, ठीक है, एक में ही मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ अन्य घाटियाँ हैं जो मैंने पहले भी बताई और मेरे को लगता है फिर से आप लोगों को रिवीजन करने की उसकी ज़रूरत है, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। सबसे पहले लिखेगी गोरा घाटी। ठीक है, गोरा घाटी कहाँ है आपका, तो गोरा घाटी आपका चक्राता में, कहाँ पर है, चक्राता के अंदर है। ठीक, स्कंद घाटी पूछेगा आपसे, तो स्कंद घाटी कहाँ है आपका, रुद्रप्रयाग के अंदर है। ठीक है, शॉर्टकट में आरपीजी लिख रहा हूं। पाणा ईरानी घाटी, पाणा ईरानी घाटी, तो पाणा ईरानी घाटी कहाँ है आपका, तो ये आपका चमोली के अंदर है। ठीक है, हापला घाटी, हापला घाटी हो गई, प्लस निजुमुला घाटी हो गई, निजुमुला घाटी, ये आपका गोपेश्वर चमोली के अंदर है। ठीक, उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है बादल घाटी, बादल घाटी, बादल घाटी जौनपुर टिहरी के अंदर है। ठीक है, बादल घाटी कहाँ पर है, जौनपुर टिहरी के अंदर। तो क्या क्या आप लोगों ने देखा, गोरा घाटी आपका कहाँ पर है, चक्राता में, स्कंद घाटी आपका रुद्रप्रयाग में, पाणा ईरानी घाटी चमोली में, हापला निजमुला घाटी गोपेश्वर चमोली में, और बादल घाटी जो है वो जौनपुर टिहरी के अंदर है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखिए, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से नगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो कौन सा नगर है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है भाई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कौन सा नगर है। तो एक तो टनकपुर भी है भाई, ठीक है, चंपावत में, धारचूला और बनबसा। तो 1 2 3 आप लोगों का यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, जबकि आपसे यहाँ पर श्रीनगर के बारे में पूछा जा रहा है, तो श्रीनगर आपका कैसा है, श्रीनगर जो है ये प्राचीन नगर की श्रेणी में आता है। किस नगर की श्रेणी में आएगा, आपका प्राचीन नगर की श्रेणी में आएगा ये आपका। प्राचीन नगर। ठीक है, अब देखिए अन्य प्राचीन नगर की बात करें तो अन्य कौन कौन से हैं, जैसे आपका देहरादून भी आपका प्राचीन नगर है भाई। ठीक है, उसके अलावा चंपावत हो गया। ठीक है, ये भी प्राचीन नंबर है, प्राचीन आपका नगर है।
ठीक, अल्मोड़ा हो गया, ठीक है, उसके अलावा बाड़ाहाट हो गया। तो ये सभी आपकी किस कैटेगरी में हैं? ये आपकी है प्राचीन नगर की। जैसे आपका और लिख सकते हैं आप काशीपुर। क्लियर है? उसके अलावा नियोजित शहर की बात करें अगर हम, नियोजित शहर, तो नियोजित शहर कौन सा है आपका? टिहरी। ठीक है, या आप कह सकते हैं नई टिहरी जो है आपका नियोजित शहर है। उसके अलावा बात करेंगे हम लोग घाटियों में बसे शहर। घाटियों में बसे शहर की बात करते हैं तो कौन कौन से हैं? देहरादून, देहरादून, चंपावत हो गया आपका, बागेश्वर हो गया आपका, और पिथौरागढ़ हो गया। तो ये आपका घाटियों में बसे शहर है। ठीक है, तो नियोजित शहर आप लोगों ने देख लिया नई टिहरी। घाटियों में बसे शहर आपके देहरादून, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़। ठीक है, प्राचीन नगर की बात करें देहरादून, चंपावत, अल्मोड़ा, बाड़ाहाट, काशीपुर। तो ये सारी किस कैटेगरी में आ रहे हैं? प्राचीन नगर की कैटेगरी में आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अच्छा, तो ये यहाँ पर क्या है, जितने भी बच्चे YouTube के माध्यम से देख रहे हैं भाई, कुछ क्लासेस हमारी YouTube पे भी पढ़ती है, तो ये क्लास YouTube पे भी जाएगी। तो जिन बच्चों ने ये जो बैच है हमारा 13 अक्टूबर से प्रारंभ है, ठीक है, न्यू पैटर्न आधारित प्रैक्टिस सेट बैच है, जिन्होंने ये अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो कर लें। ठीक है, जितने भी आपके आगामी एग्ज़ाम है, चाहे आपका BDO है, पटवारी है, चाहे आपका भविष्य में कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम है, ठीक है, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए जो ये प्रैक्टिस सेट है हमारे, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और करना आप लोगों ने क्या है, टारगेट अकेडमी बाय अंकित सर जो ऐप है वो आप लोगों ने डाउनलोड करना है। तो उसमें मात्र जो ऑनलाइन की फ़ीस है 249, ठीक है, 249 में आप लोगों को एक मंथ के लिए ये जो बैच है वो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो जिसके अंदर एक दिन आपका प्रैक्टिस सेट होता है और अगले दिन उसका सॉल्यूशन होता है। तो जल्दी से आप लोग इसे ज्वाइन कर लें। ठीक है, और क्यों ज़रूरी है, ठीक है, वो आप लोग देख ही रहे होंगे कि जिस प्रकार के जो आपके क्वेश्चनों की गुणवत्ता है, प्रश्नों की गुणवत्ता है, और उसके साथ जो इसका सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, ठीक है, पूरा आप कह सकते हैं कि 360 डिग्री, ठीक है, प्रत्येक पक्ष को देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या बातें उसके इर्द गिर्द पूछी जा सकती है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, एक एक प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए वो उस बालक को अच्छे से पता होगा, उस बालिका को पता होगा। ठीक है, जो पॉइंट पॉइंट से आपका रह जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये कंटेंट आपका बहुत महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है ये आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इस बारे में। आगे देखिए स्थान। और अब देखो मेरे को व्यक्तिगत रूप से पता नहीं क्यों लग रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला भाई। ठीक है, ना तो ये अभी तक पूछा गया है, ना कोई पूछता है इसको, लेकिन मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम पे इस प्रकार का प्रश्न की तरफ जरूर आयोग जो है वो अपना चीज़ें देखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ स्थान हैं जो पानी से संबंधित है और सामने आपके ज़िले दे रखे हैं जहाँ पर वो स्थान आपका मौजूद है। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है जो गिन्नुर पानी है, गिन्नुर पानी, तो ये आपका केदारनाथ में। ठीक है, क्लियर हो गई बात। बंज पानी जो है आपका, बंज पानी, ये आपका रुद्रप्रयाग में है। ठीक, और जो आपका पहाड़ पानी है ये नैनीताल में है, और जो लाल पानी है वो आपका कोटद्वार में। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना हमारा, वो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैं आप लोगों को कुछ पानी वाले स्थान यहाँ पर लिखा रहा हूँ, जैसे नील पानी। आपसे पूछा जाएगा भैया नील पानी कहाँ पर है, तो नील पानी आपका चमोली के अंदर है। आपसे पूछा जाएगा धारा पानी, धारा पानी, तो धारा पानी कहाँ पर है भाई, तो धारा पानी आपका गैरसैंण के अंदर है। ठीक, आपसे पूछा जाएगा हल्दा पानी, हल्दा पानी कहाँ पर है भाई। ठीक है, हल्दा पानी हो गया। और आपको ध्यान रखना है साथ में जोंका पानी, तो दोनों के दोनों जो स्थल है ये आपका गोपेश्वर में है। कहाँ पर है, गोपेश्वर में है। ठीक, उसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है
चलिया पानी, चलिया पानी, चलिया पानी नारायण बगड़ में है भाई। ठीक, भोर पानी, भोर पानी आपका जोशीमठ में है। ठीक है, बात करें रत पानी की तो रत पानी आपका हल्द्वानी में है। ठीक, केला पानी की बात करते हैं, केला पानी, केला पानी आपका केदारनाथ के अंदर है। ठीक, और बात करेंगे नौला पानी की, नौला पानी आपका रुद्रप्रयाग के अंदर है। ठीक, और बात करेंगे पटेल पानी की, पटेल पानी जो है आपका, ये पटेल पानी आपको कालागढ़ में देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा? कालागढ़ में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ पानी वाले स्थान मैंने अन्य आप लोगों को लिखा है। सबसे पहले आपने गिनुर पानी देखा, केदारनाथ में है। बंज पानी देखा आपने, रुद्रप्रयाग में है। पहाड़ पानी देखा, नैनीताल में है। लाल पानी देखा, कोटद्वार में। क्लियर हो गई बात? चलिए, उसके अलावा ये तो आप लोगों ने देख लिया। नीला पानी चमोली में, धारा पानी गैरसैंण में, हल्दा पानी जोंका पानी गोपेश्वर में है। ठीक है, केला पानी आपका केदारनाथ में, नौला पानी आपका रुद्रप्रयाग में, चलिया पानी नारायण बगड़ हो गया, भोर पानी जोशीमठ में हो गया, रथ पानी आपका हल्द्वानी हो गया, और पटेल पानी आपका कालागढ़ हो गया। चलिए अन्य प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जा रहा है सिलक्यारा बड़कोट जो सुरंग है, ठीक है, उसके संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सुरंग का जो निर्माण है नवयुग इंजीनियरिंग कॉलेज ने, सही नहीं पूछा गया, सत्य नहीं है जो, वो बात आपसे पूछी गई। सुरंग का निर्माण नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया। बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है? भूस्खलन 12 नवंबर 2023 को हुआ, जिसमें 41 मजदूर, ठीक है, 17 दिन तक फंसे रहे। बिल्कुल सही बात है भाई। द प्रॉमिस पुस्तक ऑपरेशन सिलक्यारा पर आधारित है, जिसके लेखक ऑस्ट्रेलियाई सुरंग विशेषज्ञ प्रोफेसर अर्नोल्ड डिस्क है। अर्नोल्ड डिस्क है, ये बात भी सही है। ठीक, उसके अलावा सिलक्यारा सुरंग जांच कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर शांतनु कुमार सरकार नहीं बल्कि डॉक्टर PS नेगी थे। तो ये नहीं थे भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना कि सिलक्यारा सुरंग जांच कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर शांतनु सरकार ही थे। नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, कौन थे जो इस जांच कमेटी के अध्यक्ष थे? वो डॉक्टर शांतनु सरकार ही थे। ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, बल्कि डॉक्टर ये इनका कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, डॉक्टर PS नेगी जो है इनका कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, तो यही कथन आपका क्या हो जाएगा? D वाला जो है ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए दूसरी चीज क्या है। अब जितना आप लोगों को देखिए कुछ चीजें ऐसी जो सिलक्यारा सुरंग से संबंधित आप लोगों को ध्यान रखनी है। सिलक्यारा सुरंग से संबंधित जो चीजें हैं वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ध्यान क्या रखनी है? सबसे पहले जो इसकी लंबाई है उसके बारे में आपके एग्जाम में पहले पूछा गया है। तो जो 4.5 किलोमीटर है वो इसकी क्या है? लंबाई है। दूसरी बात आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो इस सिलक्यारा सुरंग का जो निर्माण कार्य है ना, निर्माण कार्य, वो शुरू कब हुआ था? तो वो शुरू हुआ था आपका जुलाई 2018 में। कब शुरू होता है? जुलाई 2018 में शुरू होता है। ठीक है, दूसरा किस हाईवे पर ये सिलक्यारा सुरंग है? सिलक्यारा सुरंग आपका किस हाईवे पर है? तो ये NH 134 पर है। ठीक है, ये आप लोगों को पता लग गया। दूसरी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि कुछ बुक हैं जो इस सिलक्यारा सुरंग से संबंधित लिखी गई हैं भाई। ठीक है, एक तो क्या है? वो 17 दिन, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है वो 17 दिन। और वो 17 दिन किसकी किताब है? राजीव रंजन शाह की है। राजीव रंजन शाह की है। ठीक है, उसके अलावा एक और किताब का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है, ऑपरेशन सिलक्यारा। ऑपरेशन सिलक्यारा द 70 डेज रेस्क्यू ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन सिलक्यारा द 70 डेज
रेस्क्यू ऑपरेशन, ये किसकी पुस्तक है? तो ये किताब है आपका शरद कुमार त्रिपाठी की, शरद कुमार त्रिपाठी की ये पुस्तक है। उसके अलावा एक और किताब आप लोगों को ध्यान रखनी है इससे संबंधित, द ट्रियम्फ ऑफ सिलक्यारा, सिलक्यारा ये किसकी किताब है? तो ये प्रोफेसर दुर्गेश पंत की किताब है। किसकी किताब है? प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी की ये किताब है। क्लियर है? ठीक है, इतना आप लोगों ने देख लिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो संगम है वो देवप्रयाग में होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो संगम है वो कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में होता है। दूसरी बात, अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। ठीक है, तो ये बात आपकी गलत है भाई। ठीक है, अलकनंदा और पिंडर नदी का जो संगम है ये आपका रुद्रप्रयाग में नहीं होता है, बल्कि कहाँ पर होता है? ये काट देना है आपने, ये होता है आपका कर्णप्रयाग में। ठीक है, जबकि रुद्रप्रयाग में, ध्यान रखना, रुद्रप्रयाग में आपका अलकनंदा और प्लस मंदाकिनी का संगम होता है। किसका संगम होता है? अलकनंदा प्लस मंदाकिनी का संगम होता है। ठीक, अगला देखिए, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है। ये बिल्कुल सही बात है। अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम पंचम प्रयाग में होता है। ये कथन भी आपका गलत होता है। यहाँ पर पंचम प्रयाग में नहीं, बल्कि कहाँ पर होता है? केशव प्रयाग में होता है। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 1 और 3 ही आपका क्या है? यहाँ पर सही आंसर होगा आपका। अगला देखिए, अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर प्रथम लोकसभा में कौन सांसद चुने गए थे? ठीक है, तो अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर प्रथम लोकसभा में कौन सांसद चुने गए थे? ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका था, लेकिन इसको थोड़ा सा परिवर्तित किया मैंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर होगा देवीदत्त पंत। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, जो बद्रीदत्त पांडे है ना, इनका क्या रोल है यहाँ पर? ठीक है, थोड़ा समझना चीजों को। ठीक है, जो आपका देवीदत्त पंत है ये आपके पहले यहाँ से चुने गए थे, लेकिन बाद में क्या होता है? उपचुनाव होता है 1955 में। ठीक है, 1955 में उपचुनाव होता है, और उस उपचुनाव में जो है भैया आपके बीडी पांडे, ठीक है, बीडी पांडे को इस अल्मोड़ा वाली लोकसभा सीट से सांसद चुना जाता है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न इस प्रकार बना था कि कभी एग्जाम में कि जो बीडी पांडे हैं वो किस लोकसभा सीट से सांसद बने थे, तो वो आपके अल्मोड़ा वाली सीट से बने थे। ठीक है, बात करें तो हरपाल सिंह, तो हरपाल सिंह जो है वो आपका हरिद्वार से सांसद बने थे पहली बार। कमलेंदु मतिसा ये आपकी टिहरी लोकसभा सीट से बनी थी। ठीक है, उसके अलावा एक देहरादून का आप लोगों को ध्यान रखना, देहरादून से कौन बने थे भाई? तो देहरादून से आपके बने थे कौन? आपके देहरादून से बने थे आपके महावीर त्यागी। कौन बने थे? महावीर त्यागी आपके सांसद बने थे। ठीक है, और नैनीताल की बात करें, नैनीताल से बने थे आपके सीडी पांडे। ठीक, क्लियर हो गई बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। गलोगी होना था इसमें, गलोगी जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह परियोजना उत्तराखंड और उत्तर भारत की पहली लघु जल विद्युत परियोजना थी। बिल्कुल सही बात है भैया ये। ठीक है, इस परियोजना की स्थापना मसूरी के क्यारकुला और भट्टा गांव के बीच हुई थी। ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ 3.5 मेगावाट की परियोजना थी। ये बात भी बिल्कुल सही है। इस परियोजना का कार्य 1907 में पूर्ण हुआ और मई 1909 में इसका विधिवत शुभारंभ हुआ। ये कथन भी सही है। ठीक है, तो चारों के चारों कथन जो हैं ये आपके यहाँ पर सटीक हैं भैया। क्या है? चारों के चारों कथन जो है ये आपके बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक, बस आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये आपका देश की, ठीक है, देश की कैसी योजना थी? प्रथम। ठीक है, देश की माफ कीजिएगा सेकंड, और उत्तर भारत की ये आपका क्या है? फर्स्ट
विद्युत गृह जो है ये यहाँ पर बनाया गया था इस योजना के तहत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम में किस जनपद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है आपका उधम सिंह नगर ने। किसने किया है? उधम सिंह नगर ने किया है। आगे देखेंगे, उत्तराखंड मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जुड़ी महिलाओं को क्या नाम दिया जाता है? तो इनको नाम दिया गया भाई सौर सखी। तो ये आपके करंट के क्वेश्चन डाले थे मैंने कुछ, ठीक है, पूछता है आपका 10 क्वेश्चन आपके टिकटॉक करंट से पूछे जा रहे हैं, तो विशेष ध्यान देना है आपने इस पोर्शन पे भी। उत्तराखंड का पहला साइंस रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है भाई आपका, ठीक है, देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में। उसके अलावा देखेंगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा उत्तराखंड को खसरा रुबेला मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक रखा गया है भाई? 2026 तक, ठीक है, कब तक? 2026 तक। आगे देखेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो रुद्रपुर नगर निगम को भी किया गया, विजय जरधारी को भी किया गया, ठीक है, और आपका प्रताप सिंह पोखरियाल को भी किया गया, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस नामक चमगादड़ की नई प्रजाति खोजी गई? तो ये आपका केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य में खोजी गई भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में महक क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, तो महक क्रांति का जो संबंध है वो एरोमा वैली को विकसित करने से है, ठीक है। आगे देखेंगे, राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं कौशल विकास के लिए चलाए गए तेरे मेरे सपने अभियान हेतु किसके मध्य एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया? तो ये सेतु आयोग और आपका जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के मध्य हुआ है। उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया भाई अनुराधा पाल को। किसे किया गया? अनुराधा पाल को। आगे देखेंगे, कुमाऊं परिषद को कौन सा अधिवेशन मुख्यतः हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में आयोजित किया गया? तो ये आपका है भाई तृतीय अधिवेशन, ठीक है। कौन सा है? तृतीय। अब देखिए भाई कुमाऊं, अब देखिए अच्छी चीज आ गई यहाँ पर, ठीक है, और पूछा जाता है यहां से कुमाऊं परिषद के बारे में, ठीक है। तो कुमाऊं परिषद की जो ये कुमाऊं परिषद बना था, ये 30 सितंबर 1916 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। जो इसकी बैठक होती है, ठीक है, जब ये बनता है तो इस बैठक की अध्यक्षता से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपकी की थी राम राय बहादुर छिमुआल ने, ठीक है। राय बहादुर छिमुआल इस बैठक की क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। एक चीज़ ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है कि जो है आपका कि जो ये प्रथम कितने अधिवेशन होते हैं इसके? ठीक है, 6 अधिवेशन होते हैं। प्रथम अधिवेशन जो होता है ये कहाँ पर होता है? ये होता है आपका अल्मोड़ा में, ठीक है। दूसरा अधिवेशन आपका हल्द्वानी में, और तीसरा आपका कहाँ पर होता है? कोटद्वार में, और चौथा होता है आपका काशीपुर में। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो पहला जो अल्मोड़ा वाला 1917, हल्द्वानी 1918, ठीक है, कोटद्वार वाला 1919 और काशीपुर वाला 1920। उसके अलावा 2 और होते हैं जिनको आप लोगों को ध्यान रखना है, एक 1923 वाला और एक आपका 1926 वाला। क्लियर है? जो 1923 में होता है वो होता है आपका टनकपुर में। कहाँ पर होता है? टनकपुर में होता है भाई, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो 26 वाला होता है ये होता है आपका रानीखेत में एक जगह पड़ती है गनिया टोली, वहाँ पर ये अधिवेशन आपका होता है। तो ये आपको इससे संबंधित जो जानकारी है वो ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं परिषद के तृतीय अधिवेशन में कुल्ली उतार संबंधी प्रस्ताव मथुरा दत्त नैथानी ने पेश किया था, ठीक है। कुल्ली उतार
ये आपको ध्यान रखना है। मथुरा दत्त नैथानी, एक क्वेश्चन यहीं पर बन जाता है। जबकि जंगलात संबंधी प्रस्ताव जो है वो किसने पेश किया था, वो प्रेम वल्लभ पांडे ने पेश किया था। ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, इससे जो पिछला प्रैक्टिस सेट हुआ था वहां पे मैंने आपको ये सारी जो ये क्वेश्चन पूछा गया है जो चेरापूंजी वाला, तो इससे संबंधित जानकारी मैंने वहां पर दी थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सेम क्वेश्चन मतलब परिवर्तित होकर यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान को कुमाऊं का चेरापूंजी कहा जाता है। तो कुमाऊं का चेरापूंजी जो कहा जाता है, चंपावत का जो सुखी ढांग क्षेत्र है, सुखी ढांग क्षेत्र है, उसको कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए, गढ़वाल का चेरापूंजी गोपेश्वर की मंडल घाटी, ये क्या है आपका गढ़वाल का चेरापूंजी। और वहीं मैंने आपको बताया है कि जो आपका उत्तराखंड का चेरापूंजी जब पूछा जाता है ना, तो उत्तराखंड का चेरापूंजी जो है वो क्या है आपका नरेंद्र नगर। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है। तो लघु हिमालय जो है आपका शिवालिक एवं महान हिमालय के मध्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है इसका मुख्यालय कहां पर है। तो इसका मुख्यालय जो आपका देहरादून के अंदर है। उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण परियोजना का संबंध है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में भूक्षरण और पर्यावरण ह्रास को रोकने के लिए। अगला देखेंगे हम लोग। ठीक है, यहां पर आपसे सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। जो रंगा होता है घुटने तक का कोट होता है भाई, गैजू या खगजसी ऊनी पैजामा होता है। ठीक है, चुंगठी या चुंगल आपका टोपी होता है, और बांके आपके क्या होते हैं, ऊनी जूते होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 25 मेगावाट तक की परियोजनाओं को क्या कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कई बार आपसे अगर 0 से 25 पूछेगा ना मेगावाट तो गलत हो जाएगा। 2 से 25 मेगावाट तक की जितनी परियोजनाएं होती है वो सारी की सारी आपकी लघु जल विद्युत परियोजना होती है, जबकि इससे ऊपर की परियोजना होती है जो उसे आप बृहद जल विद्युत परियोजना कहते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखिए, पीतल कार्यों के लिए पीतल नगरी, ठीक है, इसने क्या होता है पीतल नगरी नाम से प्रसिद्ध है। तो ये कौन सा क्षेत्र है आपका मरचुला। ठीक है, जो कि आपका अल्मोड़ा के अंदर पड़ता है भाई। आगे देखिए, चित्रकार मोलाराम का पारिवारिक पेशा क्या था। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने चित्रकारी मार के आ जाएंगे। पारिवारिक पेशा था सुनार। ठीक है, अब देखिए पूरी कहानी बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। ठीक है, और ये आपके कौन है दारा सिको, और दारा सिको के ही पुत्र हैं आपके सुलेमान सिको। ठीक है, सुलेमान सिको। अब ये सुलेमान सिको जो हैं ये आपका इस जो औरंगजेब से उससे बचने के लिए कहां पर आ जाते हैं, गढ़वाल वाले क्षेत्र में आते हैं 1658 में। किसके कार्यकाल में, पृथ्वीपति शाह के कार्यकाल में। ठीक, तो जो ये सुलेमान सिको हैं ये क्या करते हैं, अपने साथ 2 चित्रकार लाते हैं। ठीक है, जिनका नाम है, एक है श्यामदास, और श्यामदास का ही पुत्र है हरदास। ठीक है, और इसी हरदास का आगे पुत्र होगा कौन, हीरालाल। श्यामदास का हुआ हरदास और हरदास का हुआ आपका हीरालाल, जो क्या है जिसको कहा जाता है गढ़वाली चित्रकला का सूत पात्रकर्ता। गढ़वाली चित्रकला का सूत्र पात्रकर्ता। ठीक है, किसको बोला जाता है, इसी हीरालाल को बोला जाता है। हीरालाल का होगा मंगत राम। ठीक है, और मंगत राम का होगा आपका कौन, मंगत राम का होगा आपका मोलाराम। और ये मोलाराम का जो टाइम पीरियड रहेगा 1743 से लेकर आपका 1833 तक रहेगा। 1743 में जन्म और 1833 में मृत्यु हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये है आपका मोलाराम। तो इनका जो पारिवारिक पेशा था वैसा क्या था, सुनार था। ठीक है, तो लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, चित्रकारी में जो पहाड़ी चित्रकला शैली है उसको अलग ही आयाम देने का कार्य इनके द्वारा किया गया। तो ये थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड था जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। आगे देखेंगे, प्रसिद्ध कविता उठो गढ़वालियों निम्न में से किस कवि की है। तो सत्यनारायण रतूड़ी की है भाई। किसकी है, सत्यनारायण रतूड़ी की है। हिमालयी समाज
होना था यहाँ पर। हिमालय समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो ये होता है नैनीताल से। और अगर वहीं पर आपसे पूछा जाए कि भैया बताओ आज का पहाड़, बड़ा नाम लग रहा है ना, तो आज का पहाड़, तो इसका प्रकाशन होता है पिथौरागढ़ से। वहीं एक समाचार पत्र है न्योली, ठीक है, तो न्योली जो है इसका क्या है, इसका प्रकाशन भी होता है आपका पिथौरागढ़ से। मध्य हिमालय का प्रकाशन भी होता है आपका पिथौरागढ़ से, ठीक। उसके अलावा चमोली से एक अखबार आप लोगों ने ध्यान रखना है, अनिकेत, ठीक है, अनिकेत कहाँ से, चमोली से, ठीक। उसके अलावा देहरादून के कुछ हैं, क्या क्या हैं, जैसे रंत रहवार, ठीक है, दाद पत्रिका हो गई जिसके संपादक लोकेश नवानी, ठीक है। दाद संस्था पूछे तो शेखर पाठक, और दाद पत्रिका पूछे लोकेश नवानी से संबंधित है। उसके अलावा आलोक समाचार पत्र हो गया आपका, ठीक। उसके अलावा हिमवंत, पर्वतजन, ठीक। तो ये आपके सारे के सारे देहरादून से इनका प्रकाशन होता था। आगे देखेंगे स्वाधीन प्रजा 1930 का है भाई, ठीक है, आपका विक्टर मोहन जोशी, ठीक है, कौन करते हैं इससे संपादन, विक्टर मोहन जोशी। उसके अलावा समता कौन निकालते थे, हरिप्रसाद टमटा, ठीक। पताका आपका शोभन सिंह जीना, बिल्कुल सही, सुमेलित है ये। और आपका अल्मोड़ा अखबार बुद्धि वल्लभ पंत 1871, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना, आंसर क्या हो जाता है आपका, डी यहाँ पर आंसर हो जाता। उसके अलावा उत्तराखंड में राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ पर है भाई, तो ये काशीपुर में है, कहाँ पर है, काशीपुर में है, ठीक है। अब आपका हल्द्वानी में भी क्या कुछ है भाई, इंपॉर्टेंट चीज, तो लिख लेना आप लोग, रक्षा जैव अनुसंधान संस्थान, ये आपका कहाँ पर है, हल्द्वानी के अंदर है, ठीक। अगला देखेंगे, अगला लोक रत्न पंथ गुमानी कवि को कहते हैं, सुमित्रा नंदन पंथ से या गुसैं कहते हैं, नैन सिंह रावत आपके मौलिक पंडित के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। गिरीश तिवारी जो है, ठीक है, ये गोरदा नहीं है, गोरदा कौन है, गौरी दत्त पांडे भाई, ठीक है, जबकि आपका गिरीश तिवारी को क्या कहते हैं, गिरदा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में लिखा भाई, ठीक है, तो ये लिखा है शिव प्रसाद डबराल ने, किसने लिखा है, शिव प्रसाद डबराल ने। शिव प्रसाद डबराल जी के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिव प्रसाद डबराल जी ने पीएचडी किस विषय से किया, ठीक है, तो आपको सीधा आपका ध्यान जाएगा ये तो इतिहासकार थे, इतिहास से किया होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि शिव प्रसाद डबराल जो है इन्होंने पीएचडी किया था आपका भूगोल विषय से, ठीक है, भूगोल विषय से, भूगोल इनका सब्जेक्ट था। और इसमें जो इनके टॉपिक जो इन्होंने चुने थे, ठीक है, वो भी ध्यान रखने हैं आप लोगों को, टॉपिक भी बता दे रहा हूँ, टॉपिक चुने थे अलकनंदा उपत्यगा में घोष यात्रा, ठीक है। दूसरा टॉपिक इन्होंने चुना था परवजन, और तीसरा टॉपिक इन्होंने चुना था ऋतुकालीन प्रवास। क्लियर हो गई बात। इसके अलावा इनकी कुछ रचनाएं भी भाई, ठीक है, रचनाएं में आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, जैसे आपका गोरा बादल हो गया, ठीक है, ये इनकी फेमस रचना है गोरा बादल। गढ़वाली मेघदूत हो गई, ठीक है। उत्तरांचल में अभिलेख व मुद्रा, ठीक है, ये इनके हो गया, एक रचना है। और उसके अलावा एक रचना है उत्तराखंड के पशुचारक, ठीक, और एक और है उत्तराखंड के भोटांती। तो ये इनकी कुछ
प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है, क्या क्या है, गोरा बादल हो गया, गढ़वाली मेघदूत हो गया, ठीक है, उत्तराखंड उत्तरांचल में अभिलेख व मुद्रा, उत्तराखंड के पशु चारक, ठीक है, उत्तराखंड के भूटांतिक, ठीक। उसके अलावा इनका जो पीएचडी किया है इन्होंने भूगोल विषय से किया, टॉपिक क्या रहा है, अलकनंदा उपत्यका में घोष यात्रा, प्रव्रजन, ऋतुकालीन प्रवास, ठीक है। तो ये सारे के सारे इनके टॉपिक रखे। तो ये हमारा उत्तराखंड वाला सेशन था। इसके बाद हम लोग जीएस का सेशन देखेंगे। धन्यवाद।